हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। हमारा जो सीरीज चल रहा था जनरल एग्रीकल्चर का, उसमें 4 क्लासेस अपलोड हो गई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए देखिए, क्योंकि जितने भी क्लासेस अपलोड कराई जा रही है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस है। और इसको यूट्यूब क्लासेस की तरह मत समझिएगा, इसको ऐसा समझिएगा कि हम पेड क्लासेस कर रहे हैं और यूट्यूब पे कर रहे हैं। अक्सर यूट्यूब पे लोग पेड क्लासेस की तरह नहीं पढ़ाकर आपको एज अ डेमो तो बढ़िया दे देते हैं, लेकिन उनकी क्लासेस फिर बाद में उस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती है। हम कोशिश ये करते हैं कि जितने भी मैटर हमारे साथ डिलीवर कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो डिलीवर किया जा रहा है और हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनको कहीं न कहीं इस क्लास से, इस सीरीज़ से एग्ज़ाम में बेनिफिट मिले, एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिले। आज के इस क्लास में हम इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे। ऐसे इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर में एस्टेब्लिशमेंट होता है और एग्रीकल्चर के लिए काम करता है, एग्रीकल्चर के इंडिविजुअल इंडिविजुअल एक्सपेक्ट के लिए काम करता है। और इसके बारे में हमें एस्टेब्लिशमेंट ईयर और उसके स्थान, मतलब ये कहाँ पे है, यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ पे है और इस इंस्टीट्यूट के नाम क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक से, तो एग्जाम में 5-7 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है, कभी कभी 2, कभी 4, कभी 3। चूँकि रिजल्ट जो हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ईयर्स पूछ लिए जाते हैं तो कभी कभी उसके हेड क्वार्टर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ही नहीं, इसमें अदर बेसिक फैक्ट भी हम बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो सबसे पहला हमारे पास आता है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। 1971 फ्रांस में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। कब? तो 1971 यानी कि 1971 में। अफ्रीकन राइस सेंटर, जैसे कि नाम में ही अफ्रीकन लगा हुआ है, तो ये अफ्रीका में इस्टेब्लिशमेंट होता है 1971 में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये भी कोली यानी कि कोलंबिया में इस्टेब्लिशमेंट होता है 1967 में। इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट, जिसे हम सीमिट के नाम से जानते हैं, तो 1963 से लेकर 1966 मैक्सिको में ये एस्टेब्लिशमेंट होता है। इंटरनेशनल पोटैटो सेंट्रल की बात करें तो लिमा पेरू यानी कि 1971 में भी इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरिया, ये एस्टेब्लिशमेंट का ईयर याद नहीं रखना है, इसका आप हेडक्वार्टर याद रखिएगा कि बेरूट लेबनान में ये एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिकल, ये हमारा हैदराबाद यानी कि 1972 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं तो बीओक जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इक्री सेट, जिसे हम फुल फॉर्म में क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिकल, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इससे रिलेटेड एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखिएगा, जिसका नाम है क्रीडा। क्या नाम है? क्रीडा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ये कहाँ पे है? हैदराबाद। 1972 में तो इक्रीसेट का एस्टेब्लिशमेंट होता है, लेकिन वहीं क्रीडा के बात करें तो 1985 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। जो हमारे पास इंस्टीट्यूट है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये हमारे पास लॉस बोनोस फिलीपींस में है। लॉस बानोस फिलीपींस में है। कब एस्टेब्लिशमेंट होता है? तो 1960 यानी कि 1960 में होता है। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो श्रीलंका 1985 में एस्टेब्लिशमेंट होता है। ये जो आपके पास 10 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड ये इंस्टीट्यूट लाया गया है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एक हमारे पास होता है इंटरनेशनल वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको भी याद रख लीजिएगा, ताइवान 1971 में उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। अब हम आते हैं अपने नेशनल यानी कि अपने इंडिया में जो भी इंस्टीट्यूट। अब देखो इंस्टीट्यूट का जो एस्टेब्लिशमेंट है ये क्यों कराया गया। अब जैसे आपको पता है कि पहले हम लोग जो एग्रीकल्चर करते थे वो हंटिंग करना स्टार्ट किया, हंटिंग के बाद क्रॉप कल्चर आया, पास्चुरल आया, पास्चुरल के बाद डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, फिर क्रॉप कल्चर आया। क्रॉप कल्चर के बाद हमने ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद हमने बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट संस्थान है उसको हमने इस्टेब्लिशमेंट किया कि ताकि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो सके। इसलिए इंस्टीट्यूट को डेवलपमेंट किया गया, इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिशमेंट किया गया कि ताकि
आपको इंस्टीट्यूट से रिलेटेड सारी कहानियाँ पता हो और इंस्टीट्यूट जो है वो एग्रीकल्चर पे स्पेसिफिक काम करे और हर एक इंस्टीट्यूट का अपना एक स्पेशलाइजेशन और एक अलग स्ट्रीम होगा जो उस पे काम करेगा। किसी का काम टीचिंग का होगा, किसी का काम एजुकेट करने का होगा, तो किसी का काम किसी क्रॉप के रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए होगा। ठीक है, इसलिए इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन किया गया। तो इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करते हैं नेशनल, तो सबसे पहला आता है हमारे पास सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हमारे पास कहाँ है? तो जोधपुर राजस्थान में है। एरिड है तो राजस्थान से ही होगा, इस बात को याद रखिएगा। एरिड जोन पूछा गया है, ठीक है। तो एरिड जोन राजस्थान में अगर जोन नहीं लगा होगा और एरिड से क्वेश्चन होगा तो बीकानेर। जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, एरिड है उसमें जोन्स था, इसमें जोन्स नहीं है, उसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसमें हॉर्टिकल्चर है, तो ये बीकानेर याद रख लेना। क्लियर। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करते हैं तो इज्जत नगर है, ठीक है। वहीं सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर की बात करें तो चेन्नई तमिलनाडु में है। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये जगह का नाम है और स्टेट का नाम दोनों दिया गया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द रिसर्च ऑन वोफैलो। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला था कि जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वो अलग अलग स्ट्रीम के लिए होते हैं और स्पेशलाइजेशन उसका होता है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं तो इनका क्या एडवांटेज है, दैट मीन्स कि वो क्या काम करेगा। तो वो काम क्या करेगा उसको बांट दिया जाता है कि भैया आपका ये काम होगा, भैया आपका ये काम होगा, आप स्पेशली इस पे काम करोगे। इसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है। जैसे मान लो बुफैलो के लिए है तो बुफैलो पे रिसर्च किया जाएगा, बुफैलो पे काम किया जाएगा कि किस बुफैलो का प्रोडक्शन ज़्यादा आ रहा है, किस बुफैलो में क्या चीज़ें दिक्कत आ रही है, बुफैलो के बारे में कौन सी स्टेट सबसे आगे है, वगैरह वगैरह जितने भी काम होगी ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट करते हैं। अब हमारे पास आता है कि बुफैलो का हिसार हरियाणा में इस्टेब्लिशमेंट किया गया। गोट की अगर हम बात करते हैं तो मकडूम उत्तर प्रदेश में। वहीं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये सब सेंट्रल हमारे पास इंस्टीट्यूट है, इस बात को याद रखिएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो भोपाल। वहीं हमने बात किया ही था कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द एरिड जोन तो बीकानेर। लेकिन एरिड हॉर्टिकल्चर हो तो बीकानेर, लेकिन एरिड जोन हो देन जोधपुर। इस बात को थोड़ी सी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास है रिसर्च इंस्टीट्यूट ही पढ़ रहे हैं, अभी इंडिया का ही पढ़ रहे हैं, नेशनल ही पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल में ज़्यादा याद नहीं रखना है, जितना आपको बताया गया उतना याद रखिएगा, मोर देन सफिशियंट है। अब हम बात करते हैं कि नेशनल। नेशनल में हमारे पास आता है, देखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट देख रहे हैं। सबसे पहले कॉटन नागपुर महाराष्ट्र में, फिशरीज टेक्नोलॉजी चेन्नई केरला में, कोची केरला में, चेन्नई नहीं कोची केरला में। उसके बाद एक्वाकल्चर फ्रेश वाटर जो होगा वो एक्वाकल्चर के लिए बैरकपुर वेस्ट बंगाल। कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई महाराष्ट्र। अब देखना एक चीज़, कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई मतलब जगह का नाम बताया जा रहा, लेकिन कॉटन रिसर्च नागपुर। दोनों में डिफरेंट है ना, दोनों में डिफरेंट है जगह का, और दोनों का काम का जगह का, दोनों का जो वर्क प्रोफाइल है उसमें भी अंतर है। तो इस चीज़ से याद रखिएगा, कभी कभी जो कन्फ्यूजन क्वेश्चन होते हैं ना वहीं से क्वेश्चन दाग दिया जाता है, वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ उत्तर प्रदेश। टेम्परेट हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करें श्रीनगर जम्मू कश्मीर। वहीं बात करें पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना पंजाब। सेंट्रल मरीन फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? हमारे पास केरला में है। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूट आपको हमने बताया है उसको आप लिख लीजिएगा और ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, ताकि ग्रुप में हम ये चीज़ें पब्लिश कर देंगे, मैच ड्रॉप कर देंगे, वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा। अगर आपको याद नहीं होता है तो उसका सॉफ्ट पेज निकलवा लीजिएगा और जहाँ आप स्टडी करते हो वहाँ लगा लीजिएगा, कि ताकि आपको सारी चीज़ याद हो जाए। जब भी आप स्टडी करने बैठो तो थोड़ी बहुत उस पर नज़र मार लो, और नज़र जैसे ही जाएगा थोड़ी बहुत आपके दिमाग में आते चला जाएगा। क्योंकि एक बार में कोई चीज़ें 100% याद नहीं होगा, लेकिन बार बार उसको हम देखते चले जाएंगे, देन फाइनली हमें याद हो ही जाएगा। क्लियर है? तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था ये हमारा ख़त्म हो गया, यानी कि इंटरनेशनल और हमने नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। अब हम बात करते हैं आईसीआर के अंदर जो आता है एनआरसी। अब आपको पता है कि आईसीआर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन
अब आपको पता है कि आईसीआर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है? आईसीआर जो हमारे पास इंस्टीट्यूट है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस मतलब इसका इनका एक अपना प्रिंसिपल है, इनका अपना एक रूल है, अपना एक इनका रेगुलेशन है। अब इनके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट आते हैं। उसमें से एनआरसी के बारे में बात करेंगे, और एनआरसी से एक क्वेश्चन आप पक्का समझना। एनआरसी से एक क्वेश्चन आप पक्का समझना। जैसे सबसे पहले, बार बार हम एनआरसी नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्रॉप्स के नाम लेते हुए चलेंगे। अच्छा, एनआरसी क्यों बनाया गया? एनआरसी बनाया गया है कि अगर उस एरिया में मान लेते हैं कि बनाना का प्रोडक्शन ज़्यादा है, बनाना हमें ज़्यादा प्रोडक्शन देके जा रही है, तो उसके लिए वहाँ पे एक एनआरसी डेवलप कर दिया जाता है। मतलब रिसर्च सेंटर बना दिया जाता है कि इस बनाना पे रिसर्च करोगे, आप सारी चीज़ें वेरीफाई करोगे, हर चीज़ देख रेख करोगे, तो एनआरसी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। 15 हमारे पास एनआरसी है। कितने एनआरसी है? 15 एनआरसी है। इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहला जो एनआरसी है, सबसे पहला जो एनआरसी है, वो ग्राउंडनट है। ग्राउंडनट पे बनाया गया, जो जूनागढ़ गुजरात में आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? ये चीजें आप याद रखिएगा। स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला हम समझते हुए चलते हैं कि एनआरसी फॉर बनाना। तो बनाना का कहाँ होगा? लिख लीजिएगा, ट्रिची, ट्रिची तमिलनाडु। ट्रिची तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? ट्रिची तमिलनाडु हो जाएगा। ग्रेप्स की बात करें तो ग्रेप्स के हमारे पास पूना महाराष्ट्र हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा जी? तो पूना महाराष्ट्र हो जाएगा। लीची, बहुत आपको याद ही होगा लीची के बारे में। हम लोग बिहार से है, तो बिहार में एक कोड भी बोला जाता है कि मुजफ्फरपुर के लीची और हाजीपुर के केला। तो जो मुजफ्फरपुर है, वो वहाँ पे क्या बनाया गया है? एनआरसी बनाया गया है। तो लीची का एनआरसी अगर पूछे तो मुजफ्फरपुर। पोमोग्रेनेट तो सोलापुर। क्या हो जाएगा? सोलापुर, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, तो पोमोग्रेनेट के लिए सोलापुर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है कैमल। कैमल के लिए कहाँ हो जाएगा? तो बीकानेर राजस्थान। कहाँ हो जाएगा जी? बीकानेर राजस्थान। बायोटेक्नोलॉजी और पेस्ट मैनेजमेंट के लिए अगर एनआरसी पूछे, दोनों यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इस दोनों के लिए आप याद रखिएगा न्यू दिल्ली। बायोटेक्नोलॉजी या फिर पेस्ट मैनेजमेंट के लिए एनआरसी के बात किया जाए तो हमेशा याद रखेंगे न्यू दिल्ली। क्लियर है? तो हमने क्या देख लिया? एक बार रैपिड फायर में रिवाइज कर लेते हैं। हमने देख लिया कि बनाना का एनआरसी ट्रिची तमिलनाडु में है। ग्रेप्स का एनआरसी जो पुणे महाराष्ट्र में है। लीची का एनआरसी जो मुजफ्फरपुर में है। पोमोग्रेनेट का एनआरसी जो सोलापुर महाराष्ट्र में है। कैमल जो बीकानेर राजस्थान में है। बायोटेक्नोलॉजी जो न्यू दिल्ली में है, और पेस्ट मैनेजमेंट का एनआरसी भी न्यू दिल्ली में ही है। उसके बाद इक्विंस की अगर आपसे बात करें कि इक्विंस कहाँ है, तो हिसार हरियाणा में है। मीट की अगर बात करते हैं तो हैदराबाद में है। ऑर्किड की बात करते हैं तो पोंगयोंग सिक्किम में है। वहीं अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, सीड स्पाइसेस के बारे में, तो अजमेर। और पूछा भी जाता है स्पाइसेस के लिए तो केरला हो गया, मतलब ज़्यादा स्पाइसेस वहाँ होता है। लेकिन सीड स्पाइसेस, बीजीय मसाला के बारे में बात करें तो आप याद रखिएगा हमेशा राजस्थान, और राजस्थान में किस पार्ट में? तो अजमेर। उसके साथ साथ अगर आपसे पूछे यक के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और पेस्ट मैनेजमेंट हमने आपको बता ही दिया है, न्यू दिल्ली। बिहार वाले जितने भी स्टूडेंट हैं ये जरूर याद रखिएगा, MGIFRI। MGIFRI क्या मतलब होता है? एम का मतलब होता है महात्मा, जी का मतलब होता है गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। इंटरनेशनल महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर, सॉरी, महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है जी? तो एम फॉर महात्मा गांधी, एम फॉर मोतिहारी। एम फॉर महात्मा गांधी, एम फॉर मोतिहारी। तो महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपसे पूछे तो मोतिहारी। कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि ये रिवीजन का काम है, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा हम सीखेंगे। एनआरसी सबसे पहले जूनागढ़ गुजरात ग्राउंडनट पे बनाया गया था। उसके बाद हम बात करें तो बनाना जो ट्रिची कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ग्रेप्स जो पुणे महाराष्ट्र में है। लीची जो मुजफ्फरपुर बिहार में है। पोमोग्रेनेट जो सोलापुर महाराष्ट्र में है। कैमल जो बीकानेर राजस्थान में है। बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली में है। वहीं पेस्ट मैनेजमेंट का एनआरसी न्यू दिल्ली में है। इक्विंस के एनआरसी की अगर हम बात करें तो हिसार हरियाणा में है। मीट की बात करें तो हैदराबाद में है। ऑर्किड्स की बात करें तो पोकियोंग सिक्किम में है। पीक की बात करते हैं तो अरुणाचल, पीक की अगर हम बात करें तो कहाँ पे है? पोंगयोंग सिक्किम। अच्छा, ऑर्किड हमारे कहाँ है? तो याद रखेंगे ये हमारा कहाँ है? ऑर्किड हमारे पास सिक्किम में है। लेकिन पीक की अगर बात करते हैं तो ये गुवाहाटी में है। कहाँ पे है पीक? गुवाहाटी में है।
सीड स्पाइसिस अजमेर राजस्थान में है। यज्ञ की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है। पेस्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में है। महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो हमारे पास मोतिहारी बिहार हो जाएगा। तो ये जो 15 है, 15 में से हमने अभी कितना देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ग्राउंडनट 15। 15 रिसर्च इंस्टीट्यूट आप याद रखिएगा। एनआरसी याद रखिएगा, सॉरी एनआरसी याद रखिएगा, नेशनल रिसर्च सेंटर, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास आता है नेशनल ब्यूरो। नेशनल ब्यूरो ये होता क्या है सर जी, पहले इसके बारे में तो हम बात करें। चलिए, तो पहले हमारे पास ये नॉलेज होना चाहिए कि सर आप पहले हमें ये बताओ कि ये नेशनल ब्यूरो होता क्या है। अब देखो, आपको हमने बताया कि जितने भी एग्रीकल्चर में रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका काम है एग्रीकल्चर को डेवलप करना। क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर का कैसे डेवलप होगा, एक टीम वर्क काम करेगी, हर फील्ड का एक अलग अलग नॉलेज रखेगी, हर जो स्ट्रीम है उसका एक अपना एक रोल होगा, एक अपना उसका डायरेक्टर होगा, अपना एक उस पर काम करने वाले रिसर्चर होगा, तभी डेवलप होगा हो पाएगा। अदरवाइज हम अकेले तो नहीं डेवलप कर पाएंगे। सिर्फ फार्मर से डेवलप नहीं होगा, फार्मर के साथ साथ उसके लिए बीजों का व्यवस्था कराना, उनके लिए फर्टिलाइजर का व्यवस्था कराना, उनके लिए मिट्टी के बारे में समझना, उनके लिए एनिमल्स को प्रोवाइड कराना, उनके लिए प्लांट के किसी पार्ट को प्रोवाइड कराना, ये सब क्या होगा, जरूरी होगा, जरूरी होगा। अब हम जानते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए जो सबसे बड़ा बॉडी है वो आईसीआर है। आईसीआर ऑटोनोमस है। अब आईसीआर के अंतर्गत तो आपने देख लिया कि रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत है और आईसीआर एनआरसी भी है। उसके साथ साथ आईसीआर के अंदर में 6 नेशनल ब्यूरो होते हैं। 6 नेशनल ब्यूरो का मतलब है, आईसीआर के बारे में इतना समझो कि आईसीआर ने कह दिया कि भैया हम 6 रूम बना रहे हैं, इतना समझना है। या हम ऐसे कह दिए कि 6 नेशनल ब्यूरो बना रहे हैं जिसमें आप सबको पर्टिकुलरली काम दिया जाएगा। अगर वो नेशनल ब्यूरो प्लांट के लिए है तो आप उस प्लांट के बारे में बताएंगे। किस प्लांट के बारे में, जितने भी प्लांट है, कुछ प्लांट, नया प्लांट कैसे डेवलप करें, प्लांट को कैसे बढ़िया बनाए, प्लांट हेल्दी कैसे रहेगा, प्लांट कैसे बढ़िया प्रॉपर तरीके से काम करेगा, तो ये प्लांट वाला नेशनल ब्यूरो काम करेगा। इसी तरह से लेकर 6 नेशनल ब्यूरो बनाया गया। कितने नेशनल ब्यूरो, चलिए तो कितने नेशनल ब्यूरो बनाया गया, 6 नेशनल ब्यूरो बनाया गया, जिसमें से सबका अलग अलग काम था। मतलब काम का मतलब है कि जितने भी हमारे पास आईसीआर के अंदर नेशनल ब्यूरो आएगा, हर नेशनल ब्यूरो का, हर प्रॉपर्टी का अपना अलग अलग इंडिविजुअली काम होगा। जैसे नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये जो नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है, इनका काम ये होगा कि आप प्लांट जेनेटिक्स यानी कि प्लांट के जितने भी जीनोटाइप्स होते हैं, जितने भी फिनोटाइप्स होते हैं, उस प्लांट को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उस प्लांट को कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझा जा सकता है, उसका कैसे काम करेगा, फंक्शनल कैसे होगा, वो हेल्दी कैसे रह पाएगा, प्लांट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब पे कौन काम करेगा, तो प्लांट जेनेटिक्स नेशनल ब्यूरो वाला काम करेगा। यानी कि पहला नेशनल ब्यूरो हमारा क्या हो गया, प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेस हो गया, जो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली 1976 में। अब देखिए, नेशनल ब्यूरो 6 ही है हमारे पास, 6 ही है, तो 6 का याद रख लेना है, 6 का 6 हमें याद रख लेना है। पहला नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च कहाँ पे है, न्यू दिल्ली 1976 में, पहला क्लियर हुआ। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली 1976। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब ये जो काम करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। अब आपको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कैसे बेनिफिशियल होता है, तो मिट्टी के अंदर हम जितने भी रॉ मटेरियल डालते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल डालते हैं, उस सबको डिकम्पोज कौन करेगा, डिकम्पोज इन द सेंस कि कन्वर्ट कौन करेगा, उसको दूसरे रूप में कौन बदलेगा, तो दूसरे रूप में बदलने वाले वहाँ लोग होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि हमारे लिए दूसरे रूप में बदल रहा है, वो वहाँ से क्या खा रहा है, कार्बन खा रहा है। क्या ले रहा है, वहां से कार्बन ले रहा है, और उस कार्बन को खाकर के क्या करेगा, उसे दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम ह्यूमस कहेंगे, और वहां से हमें न्यूट्रिएंट मिलेगा। प्लांट को क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में समझना, सूक्ष्म जीवों को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखना, कंजर्व करके रखना, ये कौन काम करेगा, नेशनल ब्यूरो काम करेगा। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एग्रीकल्चर का है, उसमें कहाँ पे है ये, तो मऊ उत्तर प्रदेश में 2004 में इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, यानी कि 2004 में इसको स्थापित किया गया था। 2 अभी तक हमने नेशनल ब्यूरो पढ़ लिया। तीसरा नेशनल ब्यूरो है एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज। अब इंसेक्ट रिसोर्सेज
देखो, अब हम जो इंसेक्ट पढ़ते हैं वो हमारे पास कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं, कुछ हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं। तो हार्मफुल इंसेक्ट को तो हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है। बेनिफिशियल इंसेक्ट के बारे में थोड़ा समझेंगे, और उस हार्मफुल इंसेक्ट को कैसे, उस हार्मफुल इंसेक्ट से प्लांट को कैसे बचाएं, इस पे थोड़ी बहुत हम क्या करेंगे, काम करेंगे। इस पे क्या करेंगे, उस पे हम थोड़ी बहुत काम करेंगे, कि ताकि प्लांट को ग्रोथ होने में किसी प्रकार के किसी मैकेनिज्म का रुकावट ना आए, किसी मैकेनिज्म की वजह से रुकावट ना आए। जैसे आपको पता है कि प्लांट ग्रोथ करने के लिए बहुत चीज़ों से लड़ता है। जैसे वो वीड से लड़ता है, वो पेस्ट से लड़ता है, वो डिजीज से लड़ता है। नीचे मिट्टी सही नहीं है तो उसके न्यूट्रिएंट के लिए लड़ेगा, तब जाकर एक प्लांट अपना सही से प्रोडक्शन दे पाता है। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा कि जितने भी हमारे पास किसका, इंसेक्ट के बारे में अगर बात किया जाए, किसके बारे में, इंसेक्ट के बारे में, तो ये इंसेक्ट रिसोर्सेस बेंगलुरु में है। कब एस्टेब्लिशमेंट होता है, 2015। अच्छा, इस 2015 में हम कुछ और मनाते हैं क्या? 2015 में क्या मनाते हैं, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं है कोई चीज़, पता ना क्या समझ में नहीं आता है, या फिर आप लिखना ही नहीं चाहते। आप एक बार लिखिए जरूर, क्योंकि आपका फीडबैक, अगर मान लो फीडबैक सही लगा तो उसे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है? चलिए, नेशनल ब्यूरो, और एक चीज़ और, अगर ज़्यादा इंग्लिश हो तो आप लोग बोल दिया करो, हिंदी में भी लेकर आएँगे, हिंदी में भी पढ़ाएँगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, इसको हम इंग्लिश में जितना याद रखेंगे उतना ही बढ़िया होगा। क्लियर है? चलो, अब हमारे पास आता है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग। मतलब सॉइल को सर्वे करना, सॉइल को वेरीफाई करना, एंड लैंड यूज़ प्लानिंग, लैंड को किस तरह से यूज़ करेंगे उसका प्लानिंग करना। इसके लिए जो ब्यूरो बनाया गया था नागपुर 1976 में, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज, अब एनिमल से रिगार्डिंग अगर बात करें तो करनाल 1985। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च लखनऊ 1999, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो नेशनल ब्यूरो जो हमारे पास 6 है, अगर ये 6 याद हो जाता है तो हमारा यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पीवाईक्यू के बारे में बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था NBSS एंड LUP, इस तरह से। इसका नाम क्या हो गया, तो नेशनल ब्यूरो सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग 1976, कहाँ पे, महाराष्ट्र, नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र। क्लियर है? नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्स लखनऊ। एक बार रैपिड फायर में क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। पहला, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स न्यू दिल्ली 1976। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली, एग्रीकल्चरली यहाँ आ गया है, एग्रीकल्चर होना चाहिए, एग्रीकल्चरली इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मऊ उत्तर प्रदेश 2004। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसर्च बेंगलुरु 2015। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर महाराष्ट्र 1976। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स करनाल 1985। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स लखनऊ 1999। क्लियर हो गया? ये हमारा 6 जो नेशनल ब्यूरो है उसको याद रखना है, जो किसके अंदर में आएगा, ICAR के अंदर में आएगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है रेवोल्यूशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन आया है उससे रिलेटेड बातें करते हैं। देखो, आज का जो क्लास है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई थ्योरी पोर्शन नहीं है। आपको सिर्फ रट्टा लगाना है, रट्टा भी नहीं कह सकते हैं, बार बार अगर देखेंगे तो खुद ही याद हो जाएगा, बैठ कर रट्टा लगाने नहीं लग जाएंगे। आप उस चीज़ को बहुत बारीकी से समझो, उस चीज़ को जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ लगा दिया करो। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये सेगमेंट बहुत जरूरी है, एग्जाम ओरिएंटेड है, और एग्जाम से क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है। चलिए, रेवोल्यूशन से बात करते हैं। रेवोल्यूशन से बात करेंगे, एग्रीकल्चर में बात करेंगे सिर्फ, और उनसे रिलेटेड उनके फादर के बारे में बात करेंगे। फादर इन द सेंस कि किसने ये रेवोल्यूशन चलाया था, किनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जाता है इस रेवोल्यूशन के प्रति। ठीक है? तो जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन होता है, अच्छा, रेवोल्यूशन पहले क्या होता है, रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि वो टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल पीरियड, मतलब टेक्नोलॉजिकल पीरियड मतलब, जैसे आप बहुत कोचिंग वाले को सुनते हैं कि रेवोल्यूशन ला दिया। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से काम करना, इम्प्रूवमेंट लाना, प्रोडक्शन लाना, उसके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, और ये काम कभी भी नहीं हुआ हो वो तरीका अपनाना, ये क्या कहलाता है, रेवोल्यूशन कहलाता है। जैसे आप किसी मास्टर या किसी इंस्टीट्यूट या किसी कोचिंग संस्थान के टीचर को सुनते हैं तो वो कहता है कि एग्रीकल्चर में हम रेवोल्यूशन ला रहे हैं। रेवोल्यूशन लाने का मतलब है कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये किसी ने नहीं किया हो, हालांकि ये जो करता है उससे पहले बहुत लोग
किया हुआ रहता है, फिर भी उसका नाम रेवोल्यूशन दे देते हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, रेवोल्यूशन से रिलेटेड ये बातें आपको थोड़ी बहुत आइडियाज होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन अगर आपसे पूछे तो आप याद रखिएगा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे टेक्नोलॉजिकल जो पीरियड होता है जिसमें इम्प्रूवमेंट और इंक्रीजमेंट जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है उसको हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, कृषि क्रांति के आमतौर पे तकनीकी सुधार और फसल उत्पादकता में वृद्धि का जो कला है, वृद्धि का जो आर्ट है, उसको हम क्या कह देंगे, रेवोल्यूशन कह देंगे। अब इस वाले स्लाइड को ना बहुत बढ़िया से देखिए, बहुत बारीकी से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे सबसे पहला ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए है, ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन से है। अच्छा, ब्लैक रेवोल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो ब्लू रेवोल्यूशन जो फिश के लिए है, किसके लिए है? फिश के लिए है। तो इनके बारे में फाउंडर या फादर कौन है? तो हीरालाल चौधरी। क्या याद रखेंगे? हीरालाल चौधरी को हम ब्लू रेवोल्यूशन के फादर कहते हैं। यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन के जनक कौन कहलाते हैं? हीरालाल चौधरी कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन का मतलब होता है लेथर, जो हमारे पास कोकोआ होता है, जूट होता है। जूट नहीं, यहाँ पे ब्राउन में जूट आ गया, गलत हो गया। तो ब्राउन में क्या हो जाएगा हमारे पास? लेथर, कोकोआ, ये सब ब्राउन रेवोल्यूशन में आता है। कौन आता है? तो लेथर, कोकोआ ब्राउन रेवोल्यूशन में आता है। गोल्डन गोल्डन रेवोल्यूशन एक होता है जो फ्रूट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से आता है, जिनके फादर अगर हम बात करें तो ये हो जाते हैं निरपख टूलेज, निरपेक्ष टूलेज। ये मत याद रखिएगा, निरपेक्ष टूलेज नहीं पूछा जाएगा। गोल्डन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? नहीं पूछा जाएगा। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फ्रूट एंड हॉर्टिकल्चर। लेकिन उस गोल्डन रेवोल्यूशन में फाइबर लग जाए, क्या लग जाए? फाइबर लग जाए, उस तो हो जाएगा जूट। इसी तरह से एक आएगा आपके पास सिल्वर। सिल्वर जो होता है एग से होता है, और एग कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। और हमारे पास उसमें सिल्वर में फाइबर लग जाए तो हमारे पास कॉटन भी व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो सिल्वर में अगर फाइबर लग गया तो कॉटन रेवोल्यूशन, अगर सिर्फ सिल्वर है तो हम क्या कहेंगे? एक रेवोल्यूशन। क्या कहेंगे? येलो रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं उसको। सॉरी, उसको किस नाम से जानते हैं? तो एक रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, एक प्रोडक्शन के लिए उसको किया गया। क्लियर है? चलिए, सिल्वर रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अगर सिल्वर लगा हो तो एक प्रोडक्शन के लिए होगा। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा। अब उसके बाद हमारे पास आता है गोल्डन, तो फ्रूट के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं 1966 से लेकर 7 के बीच में चला था। इससे पहले 1965 में हाई यील्डिंग वैरायटी आया, ये सक्सेस नहीं हुआ, उसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो फूड ग्रेन्स के लिए है, लेकिन आपसे पूछे स्पेशली किसके लिए सर जी? तो वीट एंड वीट एंड राइस के लिए। किसके लिए? वीट एंड राइस के लिए। अब हमारे पास आता है ग्रे रेवोल्यूशन, जो फर्टिलाइजर से है। क्या है? फर्टिलाइजर से। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर तो आप सब जानते हैं, एनी बोरलॉग। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के फादर पूछे कि ग्रीन रेवोल्यूशन में इंडिया के फादर कौन है, तब हम क्या बताएंगे? तब हम बताएंगे एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, इस चीज को याद रखें। पिंक रेवोल्यूशन, तो ऑनियन प्रोडक्शन, फार्माक्यूटिकल एंड प्रॉन कल्चर या प्रॉन प्रोडक्शन, यानी कि ऑनियन कल्टीवेशन, फार्माक्यूटिकल एंड प्रॉन कल्चर। ये याद रखिएगा कि पिंक रेवोल्यूशन के जो फादर कहे जाते हैं वो दुर्गेश पटेल कहे जाते हैं। क्या कहते हैं उनको? मतलब किनको कहते हैं? तो दुर्गेश पटेल को कहते हैं फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन, जो ऑनियन एंड फार्माक्यूटिकल एंड प्रॉन कल्चर, प्रॉन कल्टीवेशन या प्रॉन प्रोडक्शन से है। आफ्टर देन रेड रेवोल्यूशन, जो मीट प्रोडक्शन से है। किससे प्रोडक्शन से है? मीट प्रोडक्शन से है। ये विशाल तिवारी इनका नाम है, जो इनको फादर ऑफ मीट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। एवरग्रीन, जो ओवरऑल प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, जो एम एस स्वामीनाथन जी ने काम किया कि जितने भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है उस सब पे हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो ये प्रोडक्शन के लिए जो रेवोल्यूशन लाया गया, और सारे प्रोडक्शन में उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा के दिखाया, सारा प्रोडक्शन के प्रोडक्ट बना के दिखाया, उसको हम क्या उनको हम क्या कहते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब एवर ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे चले। आगे हमारे पास है राउंड, जो पोटैटो से है। सिल्वर, जो कॉटन से है। सिल्वर रेवोल्यूशन, जो सिल्वर फाइबर, जो कॉटन से है। सिल्वर रेवोल्यूशन एग से है। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से है। येलो रेवोल्यूशन वाइल्ड सीड प्रोडक्शन, स्पेशली जो रैपसीड मस्टर्ड एंड सनफ्लावर होते हैं उसके लिए। प्रोटीन रेवोल्यूशन हायर प्रोडक्शन के लिए होता है। अब एक बार में रैपिड फायर में सारा याद कर लेते हैं, रेवोल्यूशन और उसके फादर के बारे में। रेवोल्यूशन और उसके फादर के बारे में सबसे पहले ब्लैक रेवोल्यूशन प्रोटीन पेट्रोलियम के लिए। ब्लू रेवोल्यूशन ब्लू रेवोल्यूशन फिश के लिए। ब्राउन रेवोल्यूशन लेथर के लिए। गोल्डन रेवोल्यूशन
हमारे पास हो जाएगा किसके लिए, तो जूट, गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट एंड हॉर्टिकल्चर के लिए, गोल्डन फाइबर तो जूट के लिए, ग्रीन रिवोल्यूशन फूड ग्रेन स्पेशली राइस एंड व्हीट के लिए, ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर के लिए, पिंक रिवोल्यूशन ऑनियन फार्माक्यूटिकल प्रॉन प्रोडक्शन के लिए, रेड रिवोल्यूशन की बात करें मीट प्रोडक्शन के लिए, एवर ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें तो ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो के लिए, सिल्वर रिवोल्यूशन कॉटन के लिए, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन कॉटन के लिए, सिल्वर रिवोल्यूशन एग के लिए, व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क के लिए, और व्हाइट रिवोल्यूशन के फादर कौन है तो एनी बोरलॉग, सिल्वर रिवोल्यूशन के मदर कौन है तो इंदिरा गांधी, और सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है तो कॉटन से, येलो रिवोल्यूशन वाइल्ड सीड प्रोडक्शन से, और वाइल्ड सीड में भी रैपसीड एंड मस्टर्ड, कौन सा रैपसीड एंड मस्टर्ड, प्रोटीन रिवोल्यूशन जो हायर प्रोडक्शन से। तो हमारा रिवोल्यूशन, हमारा एनआरसी, हमारे इंटरनेशनल और नेशनल इंस्टीट्यूट, और हमारे पास नेशनल ब्यूरो, 4 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को पढ़ के जाते हैं, इस चीज़ को याद रख लेते हैं, दैट मीन्स अगर क्वेश्चन इससे आता है तो आपका 1 या 2 क्वेश्चन सुनिश्चित हो जाएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैटर आपको दिया जा रहा है वो रिफाइन करके दिया जा रहा है, बहुत वेरिफिकेशन के बाद एग्जाम ओरिएंटेड जो मैटर बनाया जाता है उस तरह से बना के दिया जा रहा है। तो आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो थोड़ी बहुत छोटे भाई समझकर, बड़े भाई समझकर एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी चीज़ें दूसरों को भेज दीजिएगा, अच्छा लगे तब सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। हमारे पास आ जाता है, हमारे पास ए एल नहीं होगा, ए आई होगा, ए आई सी आर पी। ए आई सी आर पी क्या है सर जी, पहले इसको समझते हैं। ओके, सबसे पहले हमें जानना है, हमें क्या जानना है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ कीजिएगा। ए आई सी आर पी, ए आई सी आर पी का मतलब क्या होता है, तो ए आई सी आर पी का मतलब होता है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ये क्या है सर जी, अब देखो जैसे कि मैंने आईसीआर के बारे में बात की थी कि आईसीआर एक ऑटोनोमस बॉडी है। अब आईसीआर का काम क्या है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत अच्छा करना है, चाहे वो टीचिंग इंडस्ट्री से हो, मतलब एजुकेटेड इंडस्ट्री से हो, चाहे मुझे पढ़ाना है, पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ाना है, या फिर एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती है। देखो आईसीआर में कोई कोर्स नहीं होता है, आईसीआर के अंदर जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें क्या होते हैं, पढ़ाई किया जाता है। तो आईसीआर एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं अब्रॉड शब्द है, मतलब ब्रॉड शब्द है, जिसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते हैं, जिसके अंदर एनआरसी आता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसी के मतलब तरीके से या उसी की तरह हम समझ सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट चलाया गया, जिस प्रोग्राम का नाम था ए आई सी आर पी। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कि हमें वीट पे ए आई सी आर पी चलाना है, डैट मीन्स हम जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होंगे स्टेट का, उस यूनिवर्सिटी के साथ कोलैब्स करेंगे, उनको अच्छे अच्छे बीज देंगे उस किसानों को, उस किसानों के साथ मिलकर हम क्या करवाएंगे, वीट का प्रोडक्शन करवाएंगे। अब हम देखेंगे कि जितने भी हमने किसानों को बीज दी है, जितने भी हमने किसानों को सीड दिया है, उन सब में से कौन सा ऐसा किसान है जिनका प्रोडक्शन बढ़िया से हुआ है। और इस अब जैसे हमें मान लो कि कोई नॉर्थ ईस्ट का बंदा है, उसको जो किसान का बीज दिया गया था वहाँ पे प्रोडक्शन सही नहीं हो पाया, क्योंकि उसके लिए सुटेबल जलवायु नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए आई सी आर पी चलाया इसीलिए गया था कि चूंकि हमें क्लाइमेट के बारे में पता चल जाए कि आखिर जो हमारे पास क्रॉप है उसके लिए कौन सी क्लाइमेट है, ये सारी बातें क्या हो जाए, पता चल जाए। उसी तरह से अलग अलग जो हमारे पास क्रॉप होते हैं उनका ट्रायल कराया गया, अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ मर्ज करा के उनको नए वैरायटी दिया गया, फिर उन्होंने फार्मर को दिया, फार्मर ने कल्टीवेशन किया। अब आईसीआर देखा कि बढ़िया प्रोडक्शन कहाँ दे रहा है, बढ़िया सबसे कहाँ पे हो गया, मतलब सबसे अच्छा प्रोडक्शन हमें कहाँ पे हुआ है, और जहाँ पे हुआ है उस एरिया का क्लाइमेट, उस एरिया का सॉइल, उस एरिया का इन्वायरमेंट को देखते हुए बता दिया गया है कि ये वीट का जो प्रोडक्शन होगा यहीं पे सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए ए आई सी आर पी प्रोजेक्ट चलाया गया। सबसे पहला जो ए आई सी आर पी प्रोजेक्ट होगा, कब, सबसे पहला ए आई सी आर पी प्रोजेक्ट होगा, सिर्फ ये याद रखिएगा, मेज होगा। बाकी जैसे जैसे हम लेक्चर आगे करते चलेंगे एग्रोनॉमी में, वहाँ हम आपको एक एक करके बताते चलेंगे, यहाँ एक बैग याद नहीं हो पाएगा। इसलिए मेज में याद रख लीजिएगा, 1947 में चलाया गया था। और पूछा भी जाता है, एग्जाम में भी पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे पास ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च जो प्रोजेक्ट है 1947 में एस्टेब्लिशमेंट मतलब चलाया गया था, ये किस पे चलाया गया था।
या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सबसे पहला ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट किस क्रॉप पे चलाया गया और कब चलाया गया। तो याद रखिएगा 1957 में, यानी कि 1957 में। और किस क्रॉप पे, तो मेज पे, जिसे हम जिया मेज के नाम से जानते हैं, बोटनिकल नेम है। क्लियर हो गया, ये याद रखिएगा। अभी तक अगर हम आपसे पूछे कि कितना AICRP चलाया गया है, तो याद रखिएगा अभी तक 60 हमारे पास क्या है, AICRP चलाया गया है। तो इस चीज़ को हम इतना याद नहीं रखेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास सब्जेक्ट आता चला जाएगा वैसे वैसे हम चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अब हम आते हैं सिटी रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब उस सिटी का किस नाम से पहचान है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अनंत, जिसको हम मिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, कैसे? क्योंकि अनंत जो है, यहीं पे एक बोर्ड है, NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो 1965 16 जुलाई को एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो अनंत गुजरात में है, इसलिए यहाँ पे बोर्ड बनाया गया और यहाँ से हमें ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिला। और इस सिटी को हम, जो निक नेम है या फिर सर नेम है, उसको हम कहते हैं मिल्क सिटी ऑफ इंडिया। भारत का दूध शहर जिसे हम कहते हैं वो आनंद है। बेंगलुरु गोल्डन, जो हमारे पास गार्डन सिटी है या फिर साइंस सिटी ऑफ इंडिया है, ये बेंगलुरु है। क्योंकि बेंगलुरु में IT सेक्टर बहुत ज़्यादा है, इसलिए गार्डन सिटी ऑफ इंडिया एंड उसके साथ साथ साइंस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। भागलपुर जो बिहार में है, इनको हम सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए सिल्क सिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो भागलपुर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें गांधीनगर, जो गुजरात में ही है, जहाँ से अमित शाह जीत के आए हुए हैं, जहाँ से अमित शाह MP है, सांसद है वहाँ के। तो अगर गांधीनगर की बात करें तो ग्रीन सिटी के नाम से जानते हैं। किस सिटी के नाम से? ग्रीन। लेकिन साइंस और गार्डन सिटी के नाम से बेंगलोर को जानते हैं। जैसलमेर गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। जैसलमेर को किस नाम से जानते हैं? तो गोल्डन, स्वर्ण शहर के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बात करें कोलम, जिसे हम केसु कैपिटल ऑफ इंडिया, केसु कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। वहीं हम बात करें मालदा, तो ये हम मैंगो सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। वहीं नागपुर की बात करते हैं, ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके बारे में, तो नासिक के बारे में अगर बात करें तो वाइन्स कैपिटल, जहाँ वाइन्स बनाए जाते हैं, तो ये वाइन्स कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। गुंटूर की बात करें तो सिटी ऑफ चिली के नाम से जानते हैं। नमनकट जो हमारे पास तमिलनाडु में, ये कहाँ पे है? तो एक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। एक सिटी ऑफ इंडिया के नाम जानते हैं, लेकिन पूछे बॉल ऑफ एग के बारे में, यानी कि अंडे का कटोरा किस शहर को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। लेकिन एक सिटी ऑफ इंडिया, देखो सिटी आया है ना, तो जगह का नाम खुद ही बताएगा, नमनकट, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है। उसके बाद इरोड, जिसे हम टर्मेरिक सिटी के नाम से जानते हैं या येलो सिटी के नाम से जानते हैं। एक बार रैपिड फायर में आपको याद करवा देते हैं, फिर आप क्या कीजिएगा, इसको नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ग्रुप में जुड़कर हम PDF आपको सेंड कर देंगे। सबसे पहला अनंत, मिल्क सिटी ऑफ इंडिया। बेंगलुरु, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया या साइंस सिटी ऑफ इंडिया। भागलपुर, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। गांधीनगर, ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। जैसलमेर, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। कोलम, केशव कैपिटल ऑफ इंडिया। मालदा, मैंगो सिटी ऑफ इंडिया। नागपुर, ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया। नासिक, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। गुंटूर, सिटी ऑफ चिली के नाम से जानते हैं। नमनकर, एक सिटी ऑफ इंडिया। बॉल ऑफ एग पूछे तो आंध्र प्रदेश। इरोड के बारे में बात करें तो टर्मेरिक सिटी या येलो सिटी के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। कल जब अपन क्लास लेंगे, क्लास कराएंगे, तो आपको याद रखना है साइंटिस्ट से रिलेटेड क्लास कराने वाले हैं। कौन सा साइंटिस्ट है और किससे रिलेटेड है, किनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज कौन है, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन है, फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर कौन है। डैट मीन्स फादर के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज़ को हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा। तो कल जब आप आइएगा तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको ये सारी क्लासेस, ये सारी कंटेंट पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर इन केस थोड़ी देर भी नहीं समझ में आती है, 1% भी नहीं समझ में आती है, देन कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। ठीक है। बाकी हमारे पास ग्रुप है, उस ग्रुप में भी आप चाहते हैं जुड़ जाना तो जुड़िएगा जरूर। वहाँ पे डेली बेसिस पे क्विज कराया जाता है और टारगेट बेसिस दिया जाता है। हालांकि वो ग्रुप अभी थोड़ी सी इनएक्टिव है, लेकिन उसको एक्टिव हम बहुत जल्द करने वाले हैं। और जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, ये रिफाइंड कंटेंट है, आप आंख मूंद के विश्वास कर सकते हैं। अदरवाइज आप कहीं दूसरी जगह भी देख सकते हैं कि कंटेंट का क्या डिलीवर है। ठीक है। हमने बहुत मेहनत से, बहुत बारीकी से बना के लाया कि ताकि आपको सारी चीज़ें A to Z एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए और इधर उधर भागने की कोई आवश्यकता ना हो, और वो भी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। चलिए, तो आप सबसे विदा लेते हैं।
आज की क्लास में हम इतना ही कंटेंट डिलीवर किए, हमने इतना ही चीज़ें समझा, क्योंकि आज की क्लास जो है वो थ्योरी पोर्शन से कम प्रैक्टिकली ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें हैं। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं फैक्ट ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आप याद करके आइएगा, नोट बना के आइएगा। आज हम आपसे ये सारी चीज़ें पूछेंगे, मतलब आज रात को जो 10 बजे क्विज है वो उसमें पूछेंगे, या फिर कल पूछ लेंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चैनल वगैरह थोड़ी बहुत सब्सक्राइब करना, मतलब आपको अच्छा लगता है कि कंटेंट सही डिलीवर किया जाता है, इफ़ेक्टिवनेस है, हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, देन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी कोई शिकायत भी हो ना, जैसे हिंदी में नहीं पढ़ा रहे, इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे, तो आप बताइएगा ज़रूर, उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।